नमस्कार मित्रों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज 21 फरवरी 2022 अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। आज के दिन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति के स्वाभिमान होती है। मातृभाषा उसका गौरव होती है। मातृभाषा प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है। मातृभाषा उसके हृदय की भाषा होती है। तो पहले हम समझें कि मातृभाषा से अभिप्राय क्या है। मातृभाषा कहते किसे हैं? जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, मातृभाषा माँ की भाषा, अर्थात माँ की गोद में रहकर बच्चा जिस भाषा का अर्जन करता है, अपने परिवार से, अपने आसपास से जो भाषा ग्रहण करता है, वह मातृभाषा कहलाती है। इसे सीखना नहीं पड़ता, वे स्वयं अपने परिवेश से अर्जित करता चला जाता है। मातृभाषा में शब्द मातृ आया। मातृ सम्मान का, आदर का, स्नेह का सूचक है। वेदों में भी कहा गया, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। माँ का और मातृभूमि का बड़ा महत्व बताया गया, उसे स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ बताया गया। बिल्कुल उसी तरह ही उसके साथ जुड़ी हुई है मातृभाषा। माँ, मातृभूमि और मातृभाषा, इन तीनों का कोई विकल्प नहीं। तीनों के ऋण से ओऋण नहीं हुआ जा सकता। तीनों का संवेद रूप ही व्यक्तित्व का विकास करता है। मातृभाषा, जैसा कि अभी कहा, कि बच्चा माँ की गोद से सीखता है। जन्म के बाद वे माँ के मुख से लोरी सुन करके ही नींद करता है। मातृभाषा उसकी हिंडोले की भाषा होती है। मातृभाषा में ही वह अपनी माँ से, दादी नानी से कहानियाँ सुनता है, परीलोक की, राजा रानी की कहानी। तो एक स्वप्न की दुनिया में विचरण करता है। मातृभाषा में ही वह बोलना सीखता है, तुतलाना सीखता है, संबंधों का निर्वाह करना सीखता है, अपनत्व का भाव जोड़ता है। तो इस तरह से मातृभाषा उसके हृदय की भाषा होती है, लोरी की भाषा होती है, एक हिंडोले की भाषा होती है। और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मातृभाषा का एक महत्व होता है। वे मातृभाषा न केवल उसके भीतर उसके व्यक्तित्व का विकास करती है, अपितु मातृभाषा एक संस्कृति की संवाहक भी होती है। मातृभाषा हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा से जुड़कर हमारी अस्मिता की परिचायक होती है। केवल परिचायक ही नहीं होती, अपनी पहचान के रूप में अपनी सार्थकता को स्वयं सिद्ध प्रतीक बनकर वे सामने आती है। केवल हम भाषा बोलते ही नहीं है, प्रत्येक भाषा के साथ उसकी एक संस्कृति जुड़ी हुई होती है और वे संस्कृति ही उसकी एक पहचान होती है। इस तरह से भाषा संस्कारों की संवाहक होती है। मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने से बच्चे की सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। मातृभाषा में ही वे अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को, अपनी अनुभूति को भाषिक अभिव्यक्ति प्रदान करता है। अगर मातृभाषा के स्थान पर वह किसी अन्य भाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करता है तो उसे रटना पड़ता है। तब वह उसका चिंतन मौलिक नहीं होता। उसके भीतर जो प्रतिभा है उसे विकसित होने का अवसर प्राप्त नहीं होता। इसीलिए यही कहा जाता है कि बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति
जो अब लागू होने जा रही है। मातृभाषा के इसी महत्व को देखते हुए ही प्रारंभिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा मातृभाषा में ही देने का उसमें सिफारिश की गई है, क्योंकि अपनी मातृभाषा के साथ बच्चे का एक रागात्मक संबंध जुड़ा होता है। उसे सीखनी नहीं पड़ती, वे मातृभाषा में अपनी भावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाता है और मातृभाषा में उसका चिंतन मनन भी मौलिक होता है। वे किसी दूसरे साहित्य का या दूसरे ज्ञान विज्ञान का एक अनुकरण नहीं करता, अपितु अपने चिंतन मनन से, अपनी ग्राह्य शक्ति से, अपनी सृजनात्मकता से वह अपने भावों को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। मातृभाषा व्यक्ति के मानसिक विकास हेतु शिक्षा का सर्वोत्तम साधन होती है। संस्कृति की संवाहक, संस्कारों की संवाहक तो होती ही है, बच्चे के मानसिक विकास में मातृभाषा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। मातृभाषा के विषय में इसीलिए महात्मा गांधी भी कहते हैं कि मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही जरूरी है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। जैसे माँ का दूध बच्चे का पोषण करता है, उसे ऊर्जा प्रदान करता है, ऐसे ही मातृभाषा उसका मानसिक विकास करती है, उसकी बुद्धि का परिष्कार करती है, उसके बौद्धिक चिंतन को प्रभावित करती है। बालक पहला पाठ अपनी माता से ही पढ़ता है, इसलिए उसके मानसिक विकास के लिए उसके ऊपर मातृभाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा लादना मैं मातृभूमि के विरुद्ध पाप समझता हूँ। तो अन्य भाषा को मातृभाषा के ऊपर लादना, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि उसे मैं पाप समझता हूँ। तो उन्होंने भी प्रारंभिक शिक्षा के लिए मातृभाषा को अनिवार्य माना। एक अन्य महत्व की बात करें मातृभाषा के, तो बच्चे के बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में मातृभाषा ही सहायक होती है। मातृभाषा में प्राप्त किए गए ज्ञान का प्रभाव अधिक स्थायी होता है। आप देखते हैं बचपन में जो हमने सीखा है, अपनी मातृभाषा में जो हमने ग्रहण किया है, वो वृद्धावस्था तक भी हमारे साथ रहता है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, वे चिरस्थायी होता है। भारत की बात करें, भारत बहुभाषी देश है और बहुभाषिकता ही इसकी एक विशिष्टता भी है, एक पहचान भी है। परंतु इतने वर्षों तक गुलाम रहने के कारण, कभी मुगलों के अधीन रहने के कारण, कभी अंग्रेजों के अधीन रहने के कारण मातृभाषा को वे सम्मान नहीं प्राप्त हो पाया जो उसे मिलना चाहिए था। बच्चा जब मातृभाषा में गिनती करना सीखता है, पहाड़ी बोलना सीखता है, मातृभाषा की वर्णमाला सीखता है, तो वह उसके जीवन भर काम आती है। पर एक गुलाम मानसिकता के कारण, पश्चिमी चकाचौंध से प्रभावित होने के कारण, अंग्रेजी के प्रभुत्व के कारण आज बच्चे के माता पिता भी बच्चों को अंग्रेजी में ही प्रारंभिक शिक्षा दिलाने के लिए प्रयासशील रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों से प्रारंभ में ही अंग्रेजी में बात करने लगते हैं, तो बच्चे का अपनी मातृभाषा के प्रति एक जो रुझान और एक लगाव होता है वह नहीं पनप पाता। बाल गीत को अपनी भाषा में, लोक गीतों को अपनी भाषा में जब वे सुनता है, बाल कहानियों को जब वे सुनता है, तो वे उसके मन में कहीं गहरी छाप छोड़ती है। परंतु जब वे अपने परिवेश से कटी हुई विदेशी परिवेश की
राइम्स सुनता है, जॉनी जॉनी, यस पापा, या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, या रेन रेन गो अवे आदि सुनता है, तो वे रटता तो है, परंतु उसके साथ उसका एक संवेदनात्मक संबंध नहीं जुड़ पाता, जिसके कारण उसकी जो सहज प्रतिभा है उसका विकास नहीं हो पाता। बच्चे के अगर सृजनात्मक प्रतिभा का विकास करना है, उसके भीतर सृजनशीलता लानी है, तो आवश्यक है कि उसको मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान की जाए। और मातृभाषा देश प्रेम जगाने में, राष्ट्रीय चेतना जगाने में, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति एक स्वाभिमान का भाव जगाने में बड़ी सहायक होती है। आजादी से पहले की बात करें, जब स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ था, भारतेंदु युग हिंदी साहित्य में, और भारतेंदु हरिश्चंद्र नव जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। उन्होंने भी उस समय निज भाषा की उन्नति की बात की कि निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं एक असूल। कि अपनी भाषा जो है वही सारी उन्नति का मूल है, और जो अपनी भाषा से प्रेम नहीं करता, अपनी भाषा को नहीं अपनाता, उसका हृदय में वो शूल की भांति, बिना निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं एक असूल। तभी मैंने कहा कि मातृभाषा हृदय की भाषा होती है, और हृदय के भावों को अभिव्यक्त करने में जितनी सक्षम मातृभाषा होती है, उतनी अन्य कोई भाषा नहीं हो सकती। बच्चा सपना अपनी मातृभाषा में देखता है, चिंतन मातृभाषा में करता है, तो अगर अभिव्यक्ति भी वो अपनी भाषा में करता है तो उसमें एक स्वाभाविकता, एक मौलिकता रहेगी। परंतु अगर स्वप्न मातृभाषा में देखता है, चिंतन मातृभाषा में करता है और अभिव्यक्ति अन्य भाषा में करता है, तो उसमें वह स्वाभाविकता नहीं आ सकती, वह अपनत्व का भाव नहीं जागृत हो सकता। इसीलिए भारतेंदु ने यह भी कहा कि विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लेकर हूं भाषा माही प्रचार। कि आप कलाओं को दूसरे देशों से ग्रहण करिए, ज्ञान जहां से भी मिले उसे लीजिए, परंतु उसका प्रचार प्रसार अपनी भाषा के माध्यम से करना चाहिए। ज्ञान जहां से भी मिले उसे ग्रहण करें, परंतु उसकी अभिव्यक्ति, उसका प्रसार अपनी भाषा में करें, तभी अपनी भाषा के प्रति, स्वदेश के प्रति, स्वभाषा के प्रति, स्वसंस्कृति के प्रति एक स्वाभिमान का भाव जागृत होगा। और मातृभाषा उस समाज विशेष की संस्कृति की परिचायक ही नहीं होती, अपितु आर्थिक समृद्धि एवं प्रगति का भी आधार होती है। सांस्कृतिक समृद्धि का तो एक अमूल्य विरासत होती ही है, एक आर्थिक समृद्धि एवं प्रगति का भी आधार होती है। कैसे? जैसे कोई एक भाषा मात्र भाषा ही नहीं होती, उसमें पूरी उसकी संस्कृति, उसका परिवेश, वेशभूषा, खान पान सब उसमें सम्मिलित होता है। अब जैसे भारत से जब स्वतंत्रता से पूर्व इंडोनेशिया, सूरीनाम और ट्रिनिदाद, फिजी आदि देशों में भारतीय मूल के जब मजदूर गए, तो वे अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को भी साथ लेकर के गए, और वे भाषा, वे संस्कृति आज भी उन देशों में अपने मूल रूप में विद्यमान है। अधिकांशतः बिहार, बंगाल से गए थे, भोजपुरी भाषा को लेकर के गए। मॉरिशस में आज भी भोजपुरी भाषा बोली जाती है। खान पान, पहनावा लेकर के जाते हैं, वे भी वहां पर विकसित होता है। जैसे भारत के अनेक व्यंजन प्रसिद्ध हैं, साउथ में अगर इडली डोसा प्रसिद्ध है, तो महाराष्ट्र में बड़ा पाव है, भेल है, गुजरात में फाफड़ा जलेबी है, ढोकला आदि है, या पंजाब का सरसों का साग, मक्की की रोटी आदि है। तो ये जो व्यंजन है, ये
भारतीयों के साथ, उनकी भाषा के साथ विदेशों में पहुंचते हैं और फिर उनको बनाने वाले कारीगरों को वहां बुलाया जाता है और वे वहां जाकर के अपनी भाषा भी लेकर के जाते हैं, तो भाषा का भी प्रचार होता है और उनको आर्थिक लाभ भी होता है। वहां जाकर के रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, दुकान खोल लेते हैं और एक तरह से अपने देश की पहचान भी विदेशों में बनती है और उनके वे स्वावलंबी भी होते हैं। तो जैसे कनाडा में पंजाब से बहुत युवक गए और वे अपने साथ पंजाबी भाषा, पंजाबी लोक नृत्य, पंजाबी लोक गीत लेकर के गए, पंजाबी खान पान लेकर के गए और कनाडा में, इंग्लैंड में जाकर के उन्होंने रेस्टोरेंट खोले, समोसा और राजमा चावल, कड़ी चावल, और बड़ी वहां पर उनकी मांग हुई, तो इनसे उनको आर्थिक लाभ हुआ। और कनाडा में तो पंजाबी भाषा इतनी प्रचलित है, लोकगीत यहाँ के लोक पर्व मनाए जाते हैं और इस तरह से आर्थिक प्रगति का, आर्थिक समृद्धि का आधार भी बनती है। और इन भाषाओं के अनेक शब्द उन भाषाओं में सम्मिलित हो गए, उन भाषाओं में उनको भी जोड़ा गया। प्रत्येक देश, छोटे से छोटा देश, डेनमार्क को देख लें या फिर विकसित देश यूरोप में देखें, जापान में देखें, स्पेन में देखें, प्रत्येक देश में अपनी जो उनकी मातृभाषा है उसमें ही शिक्षा प्रदान की जाती है। डेनमार्क में डेनिश को अपना बोला जाता है, स्पेन में स्पेनिश भाषा, जापान में जापानी। उनमें प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सब अपनी मातृभाषा में दिया जाता है। परंतु हमारे देश की विडंबना ये रही कि कहने को तो राजभाषा हिंदी रही, प्रत्येक क्षेत्र की अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, मातृभाषाएं हैं। भारत बहुभाषी देश है, परंतु अंग्रेजी का एक ऐसा प्रभाव रहा कि उसके सामने हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वे कहीं लुप्त होती चली गई। तो इन लुप्त होती हुई भाषाओं को संरक्षित करने की बड़ी आवश्यकता है। और यही स्थिति बांग्लादेश के साथ हुई थी। तब बांग्लादेश अलग देश नहीं था, पाकिस्तान का ही एक अंग था, अविभाजित अंग था। और बांग्ला भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए 1952 में उन्होंने आंदोलन किया और उस समय उस आंदोलन को दबाने के लिए प्रशासन द्वारा प्रयास किए गए और अनेक युवकों को शहीद होना पड़ा। और उसके पश्चात यूनेस्को में उसे आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया और उनके मातृभाषा के प्रेम को देखते हुए बांग्लादेश उनकी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाया गया। तो इस तरह से अपनी भाषा की संरक्षण करने के लिए, उसे लुप्त होने से बचाने के लिए मातृभाषा से प्रेम करना, उसका अधिक से अधिक प्रयोग करना अनिवार्य है, तभी उसकी संरक्षण किया जा सकता है। विश्व की 25% भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें 1000 से भी कम लोग बोलना जानते हैं। तो धीरे धीरे ऐसी भाषाएं लुप्त हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विभिन्न मातृभाषाएं लुप्त हो रही हैं। विश्व में बोली जाने वाली लगभग 6000 भाषाओं में से 430 भाषाएं लुप्त प्राय हैं। और जिन भाषाओं की लिपि नहीं है अपनी, वे भाषाएं तो कब की लुप्त हो गई, कितनी लुप्त होने के कगार पर है, इसका भी नहीं पता। डिजिटल दुनिया की बात करें तो वहां भी मात्र 100 भाषाएं ऐसी हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। तो अधिकांश भाषाएं लुप्त हो रही हैं। और केवल भाषाएं ही लुप्त नहीं होती, किसी एक भाषा का लुप्त होना मातृभाषा का लुप्त होना नहीं है, उसकी पूरी एक संस्कृति, पूरी एक विरासत लुप्त हो जाती है। और ये विश्व में बड़ी चिंता का विषय है। और यही देखते हुए यूनेस्को द्वारा 17 नवंबर 1999 को मातृभाषा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और 21 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में
मनाने की घोषणा की गई, क्योंकि यही वो दिन था जब अनेक बंगला युवकों ने शहादत दी थी, वे शहीद हुए थे अपनी भाषा की संरक्षा करते हुए। तो इसलिए यूनेस्को द्वारा 21 फरवरी का दिन चुना गया। अब उद्देश्य क्या है मातृभाषा दिवस घोषित करने का? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मातृभाषा दिवस घोषित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो लुप्त प्राय मातृभाषाएं हैं उनको संरक्षण प्राप्त हो, लोगों के मन में मातृभाषा के प्रति स्वाभिमान का भाव जागृत हो, संपूर्ण विश्व में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता एवं बहुभाषिकता का प्रचार प्रसार बढ़े। यही कारण है कि मातृभाषा दिवस मनाया जाए और यूनेस्को द्वारा तो 2022 से 2032 के पूरे दशक को स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में नामित किया गया। तो ये पूरे 10 साल 2022 से लेकर 2032 तक का राष्ट्र अपनी स्वदेशी भाषाओं के संरक्षण हेतु उनको लुप्त होने से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में मनाने की घोषणा यूनेस्को द्वारा की गई है। तो इस तरह से वैश्विक स्तर पर भाषाओं के संरक्षण की बात की जा रही है। ग्लोबलाइजेशन के चलते, वैश्वीकरण के चलते जैसे उपभोक्तावाद, बाजारवाद बढ़ रहा है, तो जिन भाषाओं की मांग है उनका तो प्रयोग हो रहा है, परंतु अन्य भाषाएं उनका अस्तित्व खतरे में है। और भारत में भी विशेष रूप से भारत सरकार के द्वारा जो भारतीय भाषाएं लुप्त प्राय हो रही हैं उनको संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान किया गया है। विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषा विभागों की स्थापना की जा रही है। प्रारंभिक विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा अनिवार्य किए जाने का एक प्रावधान किया गया है, ताकि अपनी भाषाएं हमारी सुरक्षित रहे, बच्चा अपनी संस्कृति को, अपने परिवेश को समझ सके, क्योंकि मातृभाषा से ही वे संबंधों को जान पाता है, उसका अपने परिवेश से, अपने समाज से एक रागात्मक संबंध जुड़ता है। तो और इसी तरह से अनुवाद संस्थान की स्थापना करने की वकालत भी की गई है, ताकि सभी मातृभाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में जो विशेष रूप से हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाए। प्रारंभिक शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए अगर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध होंगी तो शिक्षा का माध्यम भी स्वीकार की जाएगी। तो इस तरह से भारत सरकार द्वारा भी मातृभाषाओं के संरक्षण के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। तो आज हमने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में मातृभाषा पर चर्चा की, उस पर विचार किया, और हम सबको एक दृढ़ संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम अपने दैनिक जीवन में अधिक से अधिक मातृभाषा का प्रयोग करें। मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हीन भावना से ग्रस्त ना हो, अपितु स्वाभिमान से युक्त होकर के मातृभाषा का प्रयोग करें। धन्यवाद।